डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय के प्रकार, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय पर चर्चा किए थे। अभी वर्तमान वीडियो में हम लोग समुच्चय के कुछ और प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपसमुच्चय पर, सबसेट पर। उपसमुच्चय क्या है, सबसेट क्या है, अभी आप देखते होंगे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद होता है तो उपराष्ट्रपति का पद होता है, प्रधान का पद होता है तो उप प्रधान का पद होता है, जिलाधिकारी का पद होता है, उप जिलाधिकारी का पद होता है। ऐसा व्यवस्था है। तो ये देखा जाए कि राष्ट्रपति से ऊपर होता है और उपराष्ट्रपति उससे थोड़ा सा कम। उपराष्ट्रपति के पास जितने अधिकार हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन राष्ट्रपति के सभी अधिकार ये कोई जरूरी नहीं कि उपराष्ट्रपति के पास हो। तो ठीक उसी तरीके से इसको हमको समझा जा सकता है समुच्चय, उपसमुच्चय। वैसे लग रहा है देखने से कि समुच्चय में बहुत ज्यादा अवयव होंगे और उप समुच्चय में उससे कम अवयव होंगे, या किसी समय उप समुच्चय में समुच्चय के बराबर अवयव होंगे, लेकिन उप समुच्चय में समुच्चय से ज्यादा अवयव नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे मानिए लिखा हो कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हम देख पा रहे हैं कि यह n है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख दिया गया है और वो अपरिमित समुच्चय लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर कोई क्लोज या बाउंडेशन नहीं लगाया गया है। तो अभी दूसरा समुच्चय लेते हैं। ई बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ले लिया। ई बराबर इवन समुच्चय ले लिया, इवन सेट सम समुच्चय, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसको भी अपरिमित समुच्चय बना दिया। तो ध्यान से देखा जाए यहाँ तो देखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जितने भी सम संख्याएं हैं वो सब के सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें शामिल है। तो बात वही क्लियर हो गया कि समुच्चय ई के सभी अवयव समुच्चय n में सम्मिलित हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो जब समुच्चय ई के सभी अवयव समुच्चय n में सम्मिलित हैं तो और n को हम समुच्चय कह रहे हैं तो ई को हम उसका एक उप समुच्चय कह देंगे और इसको लिखेंगे ई उप समुच्चय है n का। ऐसे पढ़ेंगे और इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे कैसे? ई लिख करके, जैसे यू लिखते हैं ना, यू, अब यू को ही पलट देंगे, ऐसे लिख देंगे ई उप समुच्चय है n का। ये पहला उदाहरण हो गया। एक छोटा सा उदाहरण हम अपने क्लास में ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हो यहाँ कि यश बराबर यक्स, जहां यक्स आपके विद्यालय का एक छात्र है। ऐसा समुच्चय बना दिया गया और यश डैश बराबर यक्स, जहां यक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक छात्र है। बात ध्यान से समझिएगा। उदाहरण क्या लिया?
यश बराबर समुच्चय यश बराबर यक्ष, जहाँ यक्ष आपके विद्यालय का एक छात्र है। इसका मतलब ये हो गया कि विद्यालय के एक छात्र का मतलब विद्यालय के सभी छात्रों का समुच्चय यश है। और एस डैश बराबर यक्ष, जहाँ यक्ष आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक छात्र है। तो कक्षा 11 के जितने भी छात्र हैं वो आपके विद्यालय के सभी छात्रों में सम्मिलित हैं कि नहीं है? तो कक्षा 11 के सभी छात्र पूरे विद्यालय के छात्रों में सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब कक्षा 11 के छात्र पूरे विद्यालय के छात्रों का एक उप समुच्चय है। यानी कि लिख देंगे यस डैश इज सबसेट ऑफ यस। मैं आशा करता हूं कि ये उप समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले ये देखा जाए, एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। मानिए कि a बराबर लिखा हो 1 और 2, मात्र 2 एलिमेंट हैं इस समुच्चय A में, और इसके हमको उप समुच्चयों की संख्या लिखनी है। तो उप समुच्चयों की संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में कोई अवयव होता नहीं है। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चय के केस में ये जानना जरूरी है कि कोई भी समुच्चय हो, अगर उसका उप समुच्चय हम लिखेंगे तो फाई को जरूर शामिल करेंगे। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय अवश्य होता है। तो सबसे पहले इसके उप समुच्चयों की संख्या लिखनी है तो हम लिखेंगे फाई, कामा दे देंगे, और कामा देने के बाद से अवयव को देखेंगे तो सबसे पहले एक एक अवयव एकल समुच्चय बना लेंगे। तो इसका एकल समुच्चय बनेगा तो 1 बनेगा, फिर एकल समुच्चय बन जाएगा तो 2 बन जाएगा, और फिर समुच्चय 1 और 2। इस तरीके से यहाँ फाई 1, 2 और 1, 2 4 उप समुच्चय हो जाते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मानिए कि a बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, मानिए कि यहाँ b बराबर समुच्चय है 1, 2, 3, और इसके उप समुच्चय हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाई लिखेंगे, उसके बाद से एकल समुच्चय लिख देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक एक का जो समुच्चय लिख दिए हम, फिर 2 2 का लिख देते हैं, 1 2 2 3, उसके बाद से 3 1 भी लिख सकते हैं। 3 1 के बाद से 1 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 1 और 1 3 एक ही समुच्चय है। क्रम बदल देने से समुच्चय का नाम या उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। ये हो जाएगा। उसके बाद से अब तीनों का कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि यहाँ देखा जाएगा तो उप समुच्चयों की संख्या नंबर ऑफ b बराबर कितना हो गया है, यहाँ 8 हो गया है। और जब यहाँ समुच्चय में 2 अवयव हैं तो देखा जाए 1 2 3 और 4, यहाँ पर नंबर ऑफ ये नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ उप समुच्चयों की संख्या कहेंगे। उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ उप समुच्चयों की संख्या में और समुच्चय के अवयवों की संख्या में एक संबंध है। वो संबंध क्या है उसको देख लेते हैं। जब यहाँ समुच्चय A के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ A बराबर 2 थी, नंबर ऑफ A बराबर 2 थी,
तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आई है? 4 आई है। और 4 को हम 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। अब जब उप समुच्चयों की संख्या, यहाँ पर जब समुच्चय बी में जब अवयवों की संख्या कितनी थी? 3 थी, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई है? 8 आ गई है। और 8 को हम 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ समुच्चय में अवयवों की संख्या n होने पर, n बराबर 2 होने पर उप समुच्चयों की संख्या 2 के घाते 2, और समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 होने पर उप समुच्चयों की संख्या 8 हो जा रही है, या 2 के घाते 3 कह सकते हैं। इसी प्रकार जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या 4 होगी, उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 4 यानी कि 16 हो जाएगी। इस तरीके से नियम हमारा निकल जाता है, किसी समुच्चय में अगर n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? बस 2n हो जाएगी। नियम निकल गए। जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n होगी तो उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या, मात्र संख्या 2n हो जाएगी। तो इसको हम लोग 2 उदाहरण से देख भी लिए। अब आइए उचित उप समुच्चय पर बात करते हैं। उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। उदाहरण लेते हैं। मानिए कि यहाँ पर v बराबर A, E, I, O, U आ गया है, और यहाँ W बराबर A, E, I, O लिखा है। मतलब W के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब कहाँ हूं? V में है। तो ये देखा जाएगा, क्या हो जाएगा? W इज सबसेट ऑफ V हो जाएगा। ये हम पहले भी जान चुके हैं। अब देखा जाएगा यहाँ कि V में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो W में नहीं है। V में, समुच्चय V में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय W में नहीं है। तो W को V का उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय कहा जाएगा। W उचित उप समुच्चय है, उचित उप समुच्चय है V का। और इसका अपोजिट V अधिसमुच्चय है, V अधिसमुच्चय है W का। वैसे देखा जाए तो V में W से ज्यादा अवयव हैं। अधि मतलब अधिक। अगर W V का उचित उपसमुच्चय है तो V W का अधिसमुच्चय या सुपरसेट हो जाता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं, V इज सुपरसेट ऑफ W। इसको उपसमुच्चय वाला चिन्ह पलट देते हैं तो ये हो जाता है। अब एक बात और, एक कंडीशन और देखते हैं कि अगर मान लीजिए P बराबर दिया हो 2, 3, 5, 7 दे दिया हो, और R बराबर दिया हो 3, 5, 2, 7। तो देखिए R के जितने भी अवयव हैं सब के सब P में है।
या पी के जितने अवयव हैं सब के सब आर में हैं। तो बारी बारी से देखा जाए, आर के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब समुच्चय पी में हैं। इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ पी, ये हो गया। पुनः पी के जितने भी अवयव हैं सब के सब आर में हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी इज सबसेट ऑफ आर हो जाएगा। जब आर सबसेट पी और पी सबसेट आर, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, हम कह सकते हैं कि पी बराबर आर। पी बराबर आर, दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे। तो एक तथ्य निकलता है, जब कोई अवयव किसी समुच्चय का अवयव हो और वही अवयव किसी दूसरे समुच्चय के भी अवयव हों और सब संख्या में भी बराबर हों और पद में भी सब बराबर हों, तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे। और दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे तो वे दोनों समुच्चय बराबर भी हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा सुपर सेट। अब आते हैं घात समुच्चय पर। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे मान लीजिए कि अगर समुच्चय है ए बराबर ए ई आई, तो इसके उपसमुच्चय हम क्या क्या लिखेंगे, उपसमुच्चय लिखेंगे। तो उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, एक फाई हो जाएगा, अभी भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद से ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर आई लिख सकते हैं, फिर दो का लिख दीजिए ए ई, फिर ई आई लिख दीजिए, फिर ए आई लिख सकते हैं, ए ई हो गया, ए आई हो गया, ई आई हो गया। और उसके बाद हम लिख सकते हैं ए ई आई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ ए बराबर 3 है, तो उसका क्या हो जाएगा 2⁻³ = 8 हो जाएगा। यानी कि हम पहले पता कर सकते हैं समुच्चय की संख्या कितनी होगी, उसको हम लिख देंगे। क्योंकि समुच्चय लिखने में अभी 3 अवयव हैं तो आप 8 उपसमुच्चय लिख रहे हैं। जब 4 अवयव हो जाएंगे तो समुच्चयों की संख्या तो हम 16 ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन लिखना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो घबराएंगे नहीं, उसको जो है लिख सकते हैं। पहले फाई लिख देते हैं, फिर एक एक का उपसमुच्चय बनाते हैं, फिर 2 अवयवों का, फिर 3 अवयवों का, फिर लास्ट में एक 4 अवयवों का भी समुच्चय बन जाएगा। तो अब यहाँ पर समुच्चय ए बराबर दिया था और उसके हम सभी उपसमुच्चय लिख दिए। अब घात समुच्चय क्या है, तो समुच्चय ए के जितने भी उपसमुच्चय लिखे गए हैं उन उपसमुच्चयों का एक जब समुच्चय बना देंगे, ए के सभी उपसमुच्चयों का जब पुनः समुच्चय बना देंगे तो उस समुच्चय को इस दिए हुए समुच्चय का घात समुच्चय कहेंगे। और घात समुच्चय को, इसको घात को कहते हैं पावर सेट कहते हैं। इसलिए पावर सेट किसका, पी ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय पावर ऑफ सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों को लिखना पड़ेगा जो लिख दिया गया है। अब उस उपसमुच्चयों का क्या करना पड़ेगा, हमको सेट बनाना पड़ेगा। तो सेट बनाएंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखेंगे। अब मझले कोष्ठक में लिख दिया फाई, फिर यह ए, देख लीजिएगा यहाँ भी मझला कोष्ठक है, यहाँ भी मझला कोष्ठक है। तो ये मझला कोष्ठक इस पावर ऑफ सेट का मझला कोष्ठक है और ये मझला कोष्ठक इंडिविजुअली ए का है। तो क्या हो जाएगा, ई आई ए ई ई आई ए आई और ए
EI 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार और समझ लेते हैं घात समुच्चय क्या है। परीक्षा में हमको दिया एक सेट दिया रहेगा और उस सेट के घात समुच्चय पता करने होंगे। तो सबसे पहले उस दिए हुए सेट का हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसेट लिखना पड़ेगा। और सबसेट लिखने के बाद से लिखेंगे P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। उसके बाद से क्या करेंगे, जितने भी उपसमुच्चय हम लिखे हैं उन लोगों को मझले कोष्ठक में पुनः बंद कर देंगे तो नया समुच्चय बन जाएगा और वही समुच्चय दिए हुए समुच्चय का घात समुच्चय हो जाएगा। अब सार्वत्रिक समुच्चय देखते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में क्या क्या है, तालाब में जल है, उसके बाद उसमें मछलियां हैं, मछलियां भी कई तरह की हैं। उसके बाद से उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे घास फूस हैं, उसमें शैवाल हैं और भी जलकुंभी है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक वो जो तालाब है, तालाब को एक बड़ा समुच्चय मान लिया जाए तो वह अपने में बहुत सारे उप समुच्चयों को शामिल किया हुआ है। जैसे जलकुंभियों और शैवाल मतलब खरपतवार का समुच्चय, कीड़े मकोड़ों का समुच्चय, सीप और घोंघे का समुच्चय, मछलियों का समुच्चय, मछलियों में कई तरह की मछलियां हो सकती हैं उनका समुच्चय। तो हम ये देख पा रहे हैं कि उस तालाब में अलग अलग हम समुच्चय बना सकते हैं और वे सभी उस तालाब में, पूरे तालाब में सम्मिलित हैं। जो तालाब भी एक बहुत बड़ा समुच्चय है, तो तालाब को हम सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं। जैसे देखिए पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, विश्व की बात करें, विश्व जो है सभी देशों का समुच्चय है। अगर सभी देशों को अलग अलग समुच्चय मान लिया जाए तो जो पूरा विश्व है वह सभी देशों का समुच्चय हो जाएगा, उसको सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है यह, आइए यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बड़ा है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ E बराबर 2 4 6 8 10 12 ऐसा लिख सकते हैं। O बराबर 1 3 5 7 9 11 13 ये भी लिख सकते हैं, विषम संख्याओं का समुच्चय। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो अपने आप में सभी सम संख्याओं को भी समेटे हुए है, सभी विषम संख्याओं को भी समेटे हुए है, सभी अभाज्य संख्याओं को भी समेटे हुए है और अपने आप में सम संख्या भी एक समुच्चय है, विषम संख्या भी एक समुच्चय है और प्राइम नंबर p भी एक समुच्चय है। तो ये सभी इनके उप समुच्चय हैं। तो कहा जाए, अभी भी पढ़े हैं उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। तो n जो है इन लोगों का क्या है, अधिसमुच्चय जरूर है, लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करते हैं तो इन सभी को मिलाने के बाद से ये n का निर्माण होता है। तो ये n सभी समुच्चयों को अपने आप में शामिल किए हुए है, इसलिए n को हम समुच्चय E, O और P का सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। और यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्सल के पहले अक्षर U से प्रदर्शित करते हैं, यह U है। तो हम कह सकते हैं कि U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय, उप समुच्चय, ये सभी और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। जब वो आएगा तो उसको और बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा।
अब एक बहुत महत्व, कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि लिखा रहता है कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, ऐसा लिखा हो सकता है, हम देखते हैं। कभी कभी हम x इज लेस एंड इक्वल देन 3 एंड लेस देन 7 लिखा हुआ देखते हैं। x इज लेस देन 3 एंड लेस आर इक्वल देन 7, या x इज लेस एंड इक्वल देन 3 एंड लेस आर इक्वल देन 7। इस बात पर जरा विचार किया जाए, ये क्या चीज है। संख्या रेखा पर हम जब संख्याओं को दिखाते हैं, संख्या रेखा पर जब संख्या दिखाई जाती है तो क्या है, ये है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके के संख्याएं। तो कहा जाए कि x एक ऐसी संख्या है जो 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 से बड़ी और 7 से छोटी, यानी कि 4 5 6। अगर इसको हम x को पूर्णांक कहें, x इज एलिमेंट ऑफ, अगर i प्लस कहा जाए, मतलब धन पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान 3 से बड़ी है 7 से छोटी है। तो 3 से बड़ी और 7 से छोटी संख्या रेखा पर हम 4 5 और 6 को देख सकते हैं। यहाँ लिखा हो कि x का मान 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, और x का अंतराल क्या चीज है, इसको देखते हैं। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे भी तथ्य आते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हो कि x बड़ा है -2 से और छोटा है 3 से, ऐसा लिखा हुआ हमको कभी मिल जाता है। फिर लेकिन ये भी लिखा हो कि x इज एलिमेंट i, मतलब पूर्णांक ही होने चाहिए, भिन्न नहीं लेना है, तो भी क्लियर हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि x का मान -2 से बड़ा हो या बराबर हो, और x का मान 3 से छोटा हो और बराबर हो, या बराबर हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि x का मान -2 से बड़ा हो या बराबर हो, या 3 से छोटा हो। ऐसा भी हो सकता है कि x का मान -2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो या बराबर हो। ये 4 स्थितियां आ सकती हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे का चिन्ह, छोटे का चिन्ह, छोटा और बराबर, छोटा और बराबर, छोटा बराबर, केवल छोटा, केवल छोटा, छोटा या बराबर आ गया है। यहाँ ये दोनों चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको जरा संख्या रेखा पर देख लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगी। -2 से 3 की बात की गई है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, और ये है हमारा -1, यह -2, फिर 1 2 3, मानिए 4 है, 5 है, ले लिया। x का मान -2 से बड़ा और 3 से छोटा का मतलब, -2 से बड़ा और 3 से छोटा का मतलब -1 0, इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा इसमें, -1, इसके समुच्चय में -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यहाँ देख लिया जाए एग्जाम्पल पर। x का मान -2 से बड़ा या बराबर, यानी कि x का मान ऋण दो से बड़ा तो होगा, लेकिन ऋण 2 को शामिल करते हुए भी, यहाँ पर लगा हुआ इक्वल का चिन्ह है, ऋण 2 को सम्मिलित करते हुए ऋण 2 भी रहेगा, ऋण 1 भी रहेगा, 0 1 और 2 और 3 को भी लेकर के है, तो यहाँ 3 को भी शामिल कर लेंगे। x का मान ऋण 2 से बड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऋण 2 तो रहेगा क्योंकि बड़ा भी लिखा है बराबर भी लिखा है। x का मान ऋण 2 से बड़ा है
या बराबर है, तो ऋण 2 को भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर यक्स का मान 3 से छोटा है तो 3 को छोड़ देंगे, ऋण 1, 0, 1 और केवल 2 आएगा। यहाँ क्या होगा, यक्स का मान ऋण 2 से बड़ा है, ऋण 2 से बड़ा है तो ऋण 2 छूट जाएगा और क्या होगा, ऋण 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यक्स का मान 3 से छोटा है या बराबर है, यानी कि 3 को भी हम यहाँ शामिल कर लेंगे। तो ये अंतराल हैं, इनके रूप में इसको लिखा गया है। अब देखिए यहाँ हम ये सिंबल में लिखा गया है और यहाँ इनके अवयवों को समुच्चय के रूप में सारणी विधि में लिख दिया गया है। तो सारणी विधि में लिखने में हमको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, सभी अवयवों को लिखना पड़ जाएगा। और ये ग्रेटर स्मॉलर या स्मॉलर ग्रेटर ऐसे कुछ हमको लिखना पड़ेगा। तो इन सबों को न लिखना पड़े, उसके लिए यहाँ पर 2 तरह के रास्ते हैं। वो रास्ते कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए ये पहला वाला मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ऋण 2 छोटा है यक्स से और छोटा है 3 से। तो ऐसा करते हैं, ऋण 2 और 3 के बीच के समस्त मान इस अंतराल में आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो क्या करते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। मानिए ये ऋण 2 है और यह मानिए 3 है। तो और यहाँ पर जो गोला है उसको रंगेंगे नहीं। तो रंगने पर क्या हो, मान लीजिए गोले को आपने रंग दिया तो इसका मतलब इसको भी ले करके, और गोले को आपने नहीं रंगा है इसका मतलब इसको छोड़ करके, ऐसा प्रतीकात्मक भाषा बनाया गया है। तो इसको देख करके क्या कह सकते हैं हम, ऋण 2 से बड़ा और यक्स 3 से छोटा, यानी कि ऋण 2 और 3 के बीच के जो भी मान होंगे वो हमारे अंतराल में आ जाएंगे। और देखिए जनरल में अगर यह ए है यह बी है तो छोटे कोष्ठक का प्रयोग कर देंगे। ए के पहले और बी के बाद अगर छोटा कोष्ठक लगा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन सबों को ए और बी को छोड़ करके उनके बीच के समस्त मान होंगे। दूसरे वाले में अगर हम देखें, दूसरा वाला क्या, मानिए कि यह ऋण 2 है और यह 3 है और यहाँ लिखा हुआ है यक्स का मान ऋण 2 से बड़ा या बराबर और यक्स का मान 3 से छोटा या बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ देखा जाएगा तो यक्स का मान ऋण 2 को शामिल करते हुए, क्योंकि यक्स का मान ऋण 2 से बड़ा तो होना चाहिए, उसके बराबर भी हो सकता है। तो ऋण 2 को शामिल करने की बात है तो इसको जो है रंग दिया जाएगा। 3 को भी शामिल करने की बात है तो इसको रंग दिया जाएगा। और बीच के जितने भी वैल्यू हैं उन सभी लोगों को सबको बोल्ड कर दिया जाएगा। तो चित्र से देख करके हम बता सकते हैं। अगर हमको केवल चित्र देख करके बताना रहे तो हम समझेंगे कि ऋण 2 और 3 को शामिल करते हुए उनके बीच के समस्त मान, यहाँ पर ये ब्रैकेट का प्रयोग करके भी देख सकते हैं। बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया गया, बड़े ब्रैकेट का मतलब उसको भी शामिल करके। तो बी के बाद भी ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा और ए के पहले ब्रैकेट लगा है बड़ा, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ब्रैकेट बड़े बड़े हैं तो ए और बी को सम्मिलित करते हुए लिखा जाएगा। और इसको तो मैं यहाँ पर लिख ही दिया हूँ। यहाँ देखेंगे ए के पहले बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये हो गया कि ए को शामिल करते हुए। अब बी के पहले छोटा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इसको शामिल करके नहीं, इसको छोड़ करके बीच के समस्त मान हो जाएंगे। तो इसको अगर हम ऋण 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं तो होगा क्या, यही तीसरा वाला एग्जाम्पल है। यक्स का मान ऋण 2 से बड़ा है या बराबर है, 3 से छोटा है, तो ये हो जाएगा। अर्थात चित्र को देख करके हम बता देंगे ऋण 2 को शामिल करना है, उसके बाद से 3 को शामिल नहीं करना है, बीच के सभी पूर्णांकों को शामिल कर लेना।
इसको देख करके हम बता सकते हैं कि ए के पहले बड़ा कोष्ठक लगा है, इसका मतलब ए को शामिल करेंगे और बी को छोड़ देंगे। एग्जाम्पल, फिर यहाँ तो अब समझ में ही आता है। यहाँ देखेंगे ए के पहले छोटा कोष्ठक लगा है, यानी कि मतलब ए को छोड़ करके अगर ए बराबर ऋण 2 मानते हैं तो यहाँ ऋण 2 को नहीं शामिल किया जाएगा। बी के बाद जो है बड़ा कोष्ठक है, इसका मतलब बी को शामिल करके लिखेंगे। यहाँ बी को जब शामिल करेंगे तो उदाहरण लेते हैं ऋण 2 और 3 के अंतराल का, तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला देख सकते हैं यहाँ कि ऋण 2 को छोड़ दिया है तो ऋण 1, 0, 1, 2 और 3 के पहले बड़ा कोष्ठक है तो 3 को भी शामिल कर लिया गया है और बीच के समस्त मान इस अंतराल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये हो जाएगा यक्ष कम। अब इसको देख करके अगर लिखना हो तो ऋण 2 हो गया तो ऐसे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रंगा नहीं गया है, इसको छोड़ करके है। अब 3 यहाँ लिखने के बाद से 3 को वाले को रंग दिया गया है। रंगने का मतलब क्या है कि यक्ष का मान 3 से छोटा भी हो सकता है और 3 के बराबर भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा अंतराल को ये बड़े छोटे के रूप में लिखा रहेगा तब भी समझ सकते हैं। उसकी सहायता से हम इसका सारणी विधि में समुच्चय बना सकते हैं। फिर उसको हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। अंतराल को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, रंग करके और बिना रंगे हुए को भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग करके क्या कह रहा है इसको भी आप समझ गए। और यहाँ तो ये तो प्रश्न में हमारे दिया ही रहेगा, इसको तो हम समझते ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समुच्चयों के प्रकार पर ये चर्चा हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली 1.3 के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यह। प्रतीकात्मक भाषा में बहुत कुछ कहता है और बहुत आसानी से इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं। इसको सीखिए, जानिए। धन्यवाद।